राष्ट्रपति ने कहा, किसी भी समाज के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका। आदिवासी छात्रों और वंचित समूहों को शिक्षा देने के लिए गोंडवाना विश्वविद्यालय की सराहना की। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्यवासियों को दी कई सौगात। डॉक्टरों और अस्पतालों को किया सम्मानित। कहा, जन जन तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने पर सरकार का जोर। सांसद पीएन सिंह की अध्यक्षता में बोकारो में हुई दिशा की बैठक। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी, विधायक विरंची नारायण, अनूप सिंह और लंबोदर महतो समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। और साइबर अपराधियों के खिलाफ जामताड़ा पुलिस को मिली सफलता। 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और करीब 16.5 लाख रुपये बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोंडवाना विश्वविद्यालय की छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना की है और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। वे आज गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान राष्ट्रपति ने आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। सभी छात्राओं को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 45% छात्राएं हैं और ये छात्राएं विशेष बधाई की हकदार हैं। इनसे प्रेरणा लेकर अन्य छात्राएं भी आगे बढ़ेंगी। ये मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है कि महाराष्ट्र की इस यात्रा का मेरे पहला कार्यक्रम युवा पीढ़ी से जुड़ा एक दीक्षांत समारोह। मैं इस विश्वविद्यालय में आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि डिग्री प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में लगभग 45% छात्राएं हैं और 61% से अधिक स्वर्ण पदक छात्राओं ने जीते हैं। ये छात्राएं विशेष बधाई की हकदार है क्योंकि इनसे प्रेरणा लेकर अन्य छात्राएं भी आगे बढ़ेंगे। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में होने वाले विकास की दिशा में हमारी बेटियां की ये उपलब्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों का दौरा करने वाले हैं और 36 घंटे के अंदर करीब दर्जन भर कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ये 4 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और करीब 50,000 करोड़ रुपए की 50 परियोजनाओं की लगभग सौगातें देने वाले हैं। 5 शहरों गोरखपुर, वाराणसी, बीकानेर, रायपुर और वारंगल में लगभग 1 दर्जन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री। और सबसे पहले 7 जुलाई को प्रधानमंत्री दिल्ली से रायपुर का दौरा करेंगे, जहां वो कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और वहां पर रैली को भी संबोधन करने वाले हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाएंगे, जहां गीता प्रेस में उनका एक कार्यक्रम है और फिर 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं गोरखपुर में ही। गोरखपुर से फिर पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी रवाना हो जाएंगे, जहां उनका कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम है। फिर अगले दिन की बात करें तो 8 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी से तेलंगाना के वारंगल चले जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और जनसभा को भी वहां पर संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आखिर में बीकानेर में राजस्थान में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और वहां पर रैली को भी संबोधित करेंगे। तो दिलचस्प बात यह है कि देश में राजनीतिक जोड़ तोड़ चल रही है, हम सब जानते हैं, लेकिन इससे अलग सबका साथ सबका विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं परिश्रम की पराकाष्ठा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्यवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सौगातें दी। उन्होंने एम्बुलेंस सेवा का लोकार्पण,
चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र और कई योजनाओं का उद्घाटन किया। रांची के नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी के लिए कई नई पहलों का लोकार्पण और शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नए ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को सरल बनाने की कोशिश की गई है। कई सारी चीजें आपने देखी, एम्बुलेंस का संचालन, नए ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा को और सरल और बेहतर बनाने का कार्यक्रम, नए संस्थाओं के साथ जुड़कर जन जन तक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का नया आयाम और लगभग 38-40 नए डॉक्टरों की नियुक्ति और आज साथ साथ में कई अच्छे डॉक्टरों का सम्मानित, अस्पतालों को सम्मानित इस मंच से किया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को लेकर सरकार गंभीर है और जन जन तक कैसे बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंचे, इस पर काम कर रही है। स्वास्थ्य को लेकर सरकार आज लंबे वर्षों से दिन रात इस प्रयास में लगा है कि जन जन तक स्वास्थ्य सेवा कैसे हम लोग बेहतर उपलब्ध करा पाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोविड के दौर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया भर में चुनौती है। जिस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य को लेकर दुनिया भर में चुनौतियां हैं, तो हमारे जैसे पिछड़े राज्यों के लिए क्या हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना को किसने देखा था? किसी ने नहीं देखा था, और पलक झपकते ही पूरे दुनिया को इसने अपने चपेट में ले लिया। झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा और इस दौरान जो भी कदमें अलग अलग देशों ने, अलग अलग राज्यों ने, अलग अलग जिलों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने इस कोविड महामारी से निकलने का प्रयास किया, ये बहुत बता पाना मुश्किल है कि लोगों ने क्या क्या किया। कार्यक्रम को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोविड के समय राज्य में एक भी आरटी-पीसीआर मशीन नहीं था, लेकिन अब हमारे पास यह 15 मशीन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद राज्य में 11,356 ऑक्सीजन युक्त बेड और 1,447 आईसीयू के बेड मौजूद हैं। और एक भी आरटी-पीसीआर मशीन हमारे राज्य में नहीं थी। आज हम 15 आरटी-पीसीआर लैब करीब करीब स्थापित कर चुके हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते थे कि झारखंड जो है, जब यूपी और बड़े बड़े राज्य नहीं संभल रहे हैं तो झारखंड कैसे संभलेगा। लेकिन हमने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 11,356 1447 हम लोगों ने आईसीयू के बेड बना लिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले डॉक्टरों और अस्पतालों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कई जिलों के सिविल सर्जनों से संवाद भी किया। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके अनुसार पात्र महिला कर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। यह प्रस्ताव वैसी महिला कर्मियों पर लागू होगा जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हों। हालांकि यह अवकाश 2 जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर लागू नहीं होगा। मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा। महाराष्ट्र में दोनों धड़ों में फूट के बाद आज शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुट शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए अजीत पवार गुट को कम से कम 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। हालांकि अजीत पवार ने 46 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। और सांसदों की भी अग्नि परीक्षा।
दोनों गुट अपने को असली एनसीपी बता रहे हैं। अजित पवार ग्रुप का 42 विधायकों का दावा है, तो शरद पवार अपने कैडर के भरोसे इस लड़ाई को जीतना चाह रहे हैं। अजित पवार ने कहा है कि किसी की भी सदस्यता नहीं जाएगी। वो आश्वस्त हैं कि विधायकों की संख्या उनके पास है और दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन दोनों गुट चुनाव आयोग के सामने भी अर्जी लगा चुके हैं, क्योंकि फूट होने की स्थिति में चुनाव आयोग को ही सिंबल और नाम को तय करना है कि नाम एनसीपी और घड़ी छाप किनके पास रहेगा। करीब 1 साल पहले महाराष्ट्र से ही जुड़े एक मामले में चुनाव आयोग के पास आज भी असली शिवसेना को लेकर संघर्ष जारी है, दोनों गुटों में, उद्धव गुट और शिंदे गुट में। शरद पवार और अजित पवार की अलग अलग बैठकों में आज तय हो जाएगा कि आखिर कितने विधायक किनके पास हैं। दोनों गुटों में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की भी दिलचस्पी है। और इस बीच महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सियासत में इसे एक महासंग्राम के रूप में देखा जा रहा है। अजित पवार के साथ 9 विधायक शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं, लेकिन एक और खबर आ रही है कि कांग्रेस में भी कुछ है, टूट की खबर। कांग्रेस में भी असंतोष है। बैठकों का दौर जारी है। एकनाथ शिंदे भी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और शिंदे ग्रुप में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दबाव भी बन रहा है कि उनके कुछ और विधायकों को मंत्री बनाया जाए। 70 के दशक की बात कीजिए, अपनी ही पार्टी के कांग्रेस के साथ बगावत करके शरद पवार ने उस समय कांग्रेस के आला कमान को चुनौती दी थी। लेकिन देखिए आज इतिहास दोहरा रहा है। आज शरद पवार के परिवार के अंदर ही हुई बगावत ने उन्हें फिर से संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया है और इस उम्र में शरद पवार सड़क पर संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह की अध्यक्षता में आज बोकारो में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। बैठक में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मंत्री बेबी देवी, बोकारो के विधायक विरंची नारायण, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, बेरमो विधायक अनूप सिंह, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा, जिला परिषद की अध्यक्ष सुनीता देवी और जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सरकार की जन महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की गई। विधानसभा की अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति लोहरदगा के दौरे पर है। दूसरे दिन समिति के सभापति लोबिन हेम्ब्रोम की अध्यक्षता में परिसदन में बैठक हुई। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आपदा राहत संबंधी मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। समिति के सदस्यों ने पुस्तकालय, विज्ञान भवन और छात्रावास का भी निरीक्षण किया। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच में श्री झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने श्री अभिषेक झा को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। साथ ही अदालत ने यह भी शर्त रखी है कि उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा। इसके अलावा वह इस केस से जुड़े गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे। अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने आज बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम स्थित ईवीएम वेयर हाउस के आंतरिक व्यवस्था का निरीक्षण किया। मौके पर भारत निर्वाचन आयोग के तय मानकों के आधार पर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम वेयर हाउस की आंतरिक व्यवस्था, ईवीएम के रखरखाव समेत अन्य मानकों का जायजा लिया गया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में
आज जन्म मृत्यु से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने इस कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए प्रचार प्रसार के माध्यम से जन्म और मृत्यु निबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने को कहा। उपायुक्त ने बताया कि जिले में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए 14 जुलाई से 14 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए बीडीओ, सीओ समेत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। साइबर अपराध के विरुद्ध जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयरी के निर्देश पर जामताड़ा पुलिस ने जिले के करमाटांड़ एवं नारायणपुर थाना क्षेत्र से साइबर अपराध में लिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन साइबर अपराधियों के पास से 11 मोबाइल सेट, विभिन्न कंपनियों के 13 सिम सहित 16,38,000 नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन अपराधियों में 3 की गिरफ्तारी करमाटांड़ थाना क्षेत्र से, जबकि 2 की गिरफ्तारी नारायणपुर थाना क्षेत्र से हुई है। उन्होंने बताया कि इनके द्वारा अधिकारी बनकर बिजली बिल नहीं जमा करने पर लाइन काटने एवं विभिन्न ऐप के माध्यम से ठगी की जा रही थी। गिरफ्तार साइबर अपराधियों से पूछताछ के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर सभी गिरफ्तार साइबर अपराधियों को जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को संगठित कर हजारीबाग जिले में उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। यहां सखी मंडल और स्वयं सहायता समूहों का वित्तीय पोषण किया जा रहा है। इस क्रम में जिले के सभी 16 प्रखंडों के 1093 गांवों में 17,136 सखी मंडल संचालित हैं। जिले में स्वरोजगार के लिए इन्हें प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। रांची स्थित प्रदेश राजद कार्यालय में आज पार्टी का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह में राज्य सरकार में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, राधा कृष्ण किशोर, युवा राजद अध्यक्ष रंजन यादव सहित प्रदेश के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार हो या झारखंड हो, अभी दोनों जगह पर गठबंधन की सरकार है और दोनों जगह पर मजबूती से सरकार काम कर रही है और संगठन के मजबूत और सशक्त बनाने के लिए हम लोग बिहार से जो दिशा निर्देश मिलता है, झारखंड में हम लोग उसको जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ाकर 8 जुलाई कर दी गई है। अंतिम तिथि 8 जुलाई कर दी है। मंत्रालय की ओर से इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रसार में मीडिया की सकारात्मक भूमिका और दायित्व को पहचान दिलाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। मीडिया समूह इस पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां aydms2023.mib@gmail.com पर भेज सकते हैं और इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mib.gov.in पर देख सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देवघर राजकीय श्रावणी मेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा नहीं करने पर कहा कि राज्य सरकार इस मामले पर संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक भी बैठक नहीं की। राज्य की उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी ने देवघर श्रावणी मेले को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि श्रावणी मेले में तथा वैद्यनाथ मंदिर तक के कांवरिया पथ पर किसी भी प्रकार के मदिरा शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण हो जाने से राजधानी रांची जाम मुक्त होगी। श्री चौबे सुकुरहुट्टू में बन रहे ट्रांसपोर्ट नगर की प्रगति की निरीक्षण के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का भी निर्देश दिया।
संपर्क से समर्थन अभियान के तहत जमशेदपुर भाजपा के जिला महामंत्री अनिल मोदी ने पर्वतारोही पद्मश्री प्रेमलता अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार द्वारा 9 वर्षों में किए गए कार्यों से अवगत कराते हुए उन्हें एक पुस्तक भेंट की। येलो फीवर के वैक्सीनेशन के लिए राज्य के लोगों को अभी पटना या फिर कोलकाता जाना पड़ता है। बहुत जल्द ही यह वैक्सीन रांची के रिम्स में मिलने लगेगा। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम आज रिम्स का निरीक्षण करने पहुंची। टीम से सर्टिफिकेट मिलते ही येलो फीवर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। हजारीबाग में पंचायत समिति सदस्यों में व्यवस्था के प्रति भारी नाराजगी है। पद, अधिकार और वेतन को लेकर सदस्य बिफरे हुए हैं। उनका कहना है कि कार्यकाल के साल भर पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक न उन्हें प्रशिक्षण मिला और न किसी प्रकार का दायित्व सौंपा गया है। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के सयानी गांव में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत हो गई। तेज आंधी के बाद ये बच्चे आम चुनने गए थे। इसी दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के इरादे से बच्चे आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तभी ठनका गिरा। कोडरमा के बहुचर्चित मरकच्चो गोलीकांड मामले में हजारीबाग के एमपी एमएलए कोर्ट ने 22 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। 22 जनवरी 2003 को भाकपा माले ने कई मांगों को लेकर मरकच्चो थाना का घेराव किया था। इसी दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी थी। सर्वर में गड़बड़ी के कारण रांची समेत राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से ठप रहा। इस वजह से आधार वेरिफिकेशन समेत रजिस्ट्री के लिए की जाने वाली अन्य ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, जिसके कारण एक भी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। और अब जानकारी लेंगे मौसम की। राज्य भर में मानसून सामान्य गति से सक्रिय है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान बोकारो के नवाडीह में 95 मिलीमीटर सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 11 जुलाई तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। विभाग ने 8 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 27 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आज राजभवन के समक्ष आदिवासी समन्वय समिति के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आगामी 30 जुलाई को पूरे देश के आदिवासी झारखंड में एकत्रित होंगे और इसके विरोध में रणनीति बनाई जाएगी। मैडम, आज आप लोग समान नागरिक संहिता का एक दिवसीय धरना राजभवन के समक्ष समान नागरिक संहिता के खिलाफ आदिवासी समन्वय समिति का और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। जुलाई साल 1954 को बीबीसी ने अपना पहला टीवी न्यूज बुलेटिन प्रसारित किया। पहला बुलेटिन रिचर्ड बेकर ने पढ़ा था। शुरुआत में चिंता ये थी कि टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला चेहरा गंभीर समाचारों से लोगों का ध्यान हटा सकता है। सितंबर 1960 में बीबीसी पर पहली बार 10 o'clock बुलेटिन प्रसारित हुआ। इसके बाद अगले सालों में वर्ड एट 1, न्यूज रिव्यू और न्यूज रील जैसे कार्यक्रम जुड़ते गए। शुरुआती दिनों में बीबीसी समाचार बुलेटिन लंदन के अलग अलग स्टूडियो में तैयार होते थे। साल 1915 में बने लाइम ग्रोव स्टूडियो को बीबीसी ने टीवी बुलेटिन निर्माण के लिए खरीदा था। साल 1969 में बीबीसी टीवी न्यूज के तमाम ऑपरेशन व्हाइट सिटी में स्थित टेलीविजन सेंटर के लिए किए जाने लगे। नेन विंटन बीबीसी की पहली महिला न्यूज रीडर थी। 60 के दशक में वो बहुत कम समय के लिए ही खबरें पढ़ सकी। पुरातन और पारंपरिक वाद्य यंत्रों में बनाम की खास जगह है। हालांकि झारखंड के इस धरोहर को बचाने के लिए कुछ जनजातीय युवा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट।
तस्वीर में वायलिन की शक्ल वाले वाद्य यंत्र को बजा रहे ये युवा दुर्गा हांसदा हैं और यह वाद्य यंत्र बनाम कहलाता है। हालांकि ये दोनों ही आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। दुर्गा बताते हैं कि बनाम को बनाने के लिए गुलांची फूल की लकड़ी सबसे उपयुक्त होती है। इस लकड़ी में गड्ढेनुमा आकृति बनाकर उस पर चमड़े की परत चढ़ा दी जाती है। तार के रूप में पहले घोड़े के बाल का प्रयोग होता था, लेकिन अब उसकी जगह नायलॉन के धागे ने ले ली है। बनाम के लिए गुलाब की लकड़ी सबसे अच्छा है, उसमें साउंड भी अच्छा निकलता है और हल्का भी होता है ना। इसमें लकड़ी है, इसमें लेदार लगा हुआ है और ये हम लोग घोड़ा का बाल यूज करते हैं। और उससे पहले हम लोग का पूर्वज नागफनी का रेशे वो यूज करता था, तो भी डेवलप करके लाइलॉन भी निकला है, वो भी लाइलॉन ही लगा रहा है। तंतु वाद्य यंत्रों में बनाम सबसे पुराने वाद्य यंत्रों में से एक है। जाहिर है दुर्गा और इनके जैसे दूसरे युवाओं को बनाम बनाने और बजाने की कला इनके पूर्वजों से विरासत में मिली। समय के साथ इन्होंने इसमें और निखार लाया और अब ये इसे अगली पीढ़ी को सौंपने की जुगत में है। मेरा दादू था वो बनाता था भी, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना पा रहा था, लेकिन हम इसको डेवलप करके ये पोछी बना दिए हैं, इसको डिजाइन कर दिए हैं। दुर्गा बताते हैं कि सही और पर्याप्त अवसर नहीं मिलने के कारण न ही इसकी ज्यादा ग्राहक हैं और न ही वाजिब कीमत ही मिल पाती है। अगर मौका मिले तो दुर्गा इस कला को दुनिया भर में फैलाना चाहती हैं। मार्केटिंग थोड़ा बहुत होता है, उतना नहीं, क्योंकि इसका सीखने का हम लोग का प्लेटफॉर्म नहीं है ना। अपने हम भी सिखाने चाहते हैं, लेकिन उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिले हैं, तो बच्चा लोग को सिखाने से ये बहुत ही पवित्र साउंड है। ये विद्या से जुड़ा हुआ वाद्य यंत्र है, इसलिए सबको सीखना चाहिए। अपना कला संस्कृति को बचाए रखना बहुत ही जरूरी है। बनाम बनाना और बेचना पूर्वी सिंहभूम और संताल के सैकड़ों आदिवासी परिवारों के रोजगार का एक महत्वपूर्ण जरिया है। बारिश के मौसम में जब दूसरे रोजी रोटी के साधन बंद हो जाते हैं, तब ये ऐसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का निर्माण करते हैं। जरूरत है तो सरकारी स्तर पर इन पुरातन कलाओं पर दरियादिली दिखाने की, ताकि दुनिया में इसके कदरदानों में इजाफा हो सके। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने कहा, किसी भी समाज के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका। आदिवासी छात्रों और वंचित समूहों को शिक्षा देने के लिए गोंडवाना विश्वविद्यालय की सराहना की। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्यवासियों को दी कई सौगात। डॉक्टरों और अस्पतालों को किया सम्मानित। कहा, जन जन तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने पर सरकार का जोर। सांसद पीएन सिंह की अध्यक्षता में बोकारो में हुई दिशा की बैठक। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी, विधायक विरंची नारायण, अनूप सिंह और लंबोदर महतो समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। और साइबर अपराधियों के खिलाफ जामताड़ा पुलिस को मिली सफलता। 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और करीब 16.5